नमस्कार, आज है 20 फरवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए आएगी वन नेशन वन ऑर्गन पॉलिसी। देश में अंगदान को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। इंडिया 360 में बताएंगे अंगदान के लिए नियमों में क्या हुआ है बदलाव। अचानक यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन के लिए $500 मिलियन मदद का ऐलान। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के क्या है मायने। कल शिंदे की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक। उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। उद्धव बोले ठाकरे सरनेम नहीं छीन सकता कोई। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत तैनात भारतीय सेना की मेडिकल टीम पहुंची भारत। अभियान हुआ पूरी दुनिया ने की प्रशंसा। और हफ्ते के पहले ही दिन अब बाजार गिरकर हुआ बंद। निफ्टी 100 अंक गिरकर 17,850 के नीचे बंद। बैंकों के साथ फार्मा, एनर्जी, मेटल शेयरों से बना दबाव। और बीवीआर सुब्रमण्यम होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। मौजूदा सीईओ परमेश्वरन अय्यर संभालेंगे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक पूरे खबरों का फ्लो आपको बताते हैं। दिन भर क्या हुआ टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार दिलाया। बीजेपी सरकारें यूसीसी बनाने को लेकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते। आज जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राह अलग कर ही ली। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा कर दी है। वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 18 साल में ये तीसरी बार है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा है। दूसरी बार उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। इस्तीफे से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ शुरुआत अच्छी थी लेकिन अंत बुरा। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अब नया सफर वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एमएलसी से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के जो हैं ईडी ने कार्रवाई की है। कम से कम कांग्रेस के 6 नेताओं के यहां ईडी ने रेड डाली है। एजेंसी की अलग अलग टीमें आज तड़के रायपुर और भिलाई में स्थित इन नेताओं के घरों पर दस्तक देने पहुंचे। छापे वाली जगह के बाहर पूरी गली में सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, रायपुर में श्रम कर्मकार कल्याण मंडल के सनी अग्रवाल के घर भी ईडी के अफसर पहुंचे। ईडी की टीम कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी के मामले में रेड मार रही है। पहले प्रशासन और कारोबारियों के यहाँ ईडी ने दबिश दी और अब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं के यहाँ ईडी ने दबिश दी है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवपाल यादव की अगुवाई में विधायक परिसर में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायकों की पुलिस और वहां मौजूद मार्शल्स के साथ नोकझोंक भी हुई। इस हंगामे के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को अराजकता फैलाने वाली पार्टी करार दिया। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। देश में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्यों के साथ लगातार बातचीत जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय के मुताबिक नई पॉलिसी में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी तैयार की है। अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज लागू हैं, लेकिन अब एक पॉलिसी पर सहमति बनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने अब डोमिसाइल की शर्त को खत्म कर दिया है। अब जरूरतमंद व्यक्ति देश में किसी भी राज्य में जाकर अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है और प्रत्यारोपण यानी कि डोनेट भी करवा सकता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और डोनेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का प्रतिबंध खत्म कर दिया है। यानी अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी गई है। आपको बताएं कि राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते थे। जानकारी के मुताबिक एक सेंट्रलाइज्ड वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। इस लिस्ट के बनने के बाद जरूरतमंदों को ऑर्गन मिलने के बाद आने वाली परेशानियां काफी कम होंगी। वन नेशन वन पॉलिसी के जरिए सरकार ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को आसान बनाने में जुटी हुई है। इसके अलावा पॉलिसी के जरिए अंगदान को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है और इसके लिए सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल के करिकुलम में एक चैप्टर भी तैयार किया जा रहा है। बच्चों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो अपने पेरेंट्स और आसपास रहने वाले लोगों को इस बारे में बताएं। इसके अलावा एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी ने बताया कि धीरे धीरे ही सही लगातार अंगदान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां 2013 में करीब 5000 लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 15000 को पार कर गई है। 15500 के पार पहुंच गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक आशा जताई कि आने वाले समय में ये जो बढ़ोतरी है ये और बढ़ेगी और सालाना आधार पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बताया कि सालाना आधार पर 27% के दर से इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अंगदान को लेकर देश में हो रहे प्रयासों के बाद एक आश्वस्त तस्वीर पेश करता है। देश में पहली बार एक साल में 15,000 से ज्यादा प्रत्यारोपण हुए हैं, जो ये बताते हैं कि अंगदान की दिशा में हिंदुस्तान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ नोटो के नेशनल कन्वीनर अनूप कुमार सर जुड़ चुके हैं। अनूप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव महोदय का जो बयान आया है उसके आलोक में और साथ ही साथ जो हम वन नेशन वन पॉलिसी ऑर्गन डोनेशन को लेकर लाने वाले हैं, ये क्या है और मौजूदा स्थिति जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि काफी आश्वस्त करने वाली है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हम अंगदान के प्रति जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में, क्या हम उस दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं सर? बिल्कुल, जैसे हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ने बोला है हेल्थ मिनिस्ट्री से, इसमें बहुत ही एक पॉजिटिव मूवमेंट ये चल रहा है पूरे भारतवर्ष में और इसी वजह से अंगदान बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ डोनेशंस जो होते हैं, ना सिर्फ लाइव बल्कि जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन, जो कि किसी पेशेंट जब ब्रेन डेड हो जाते हैं उसके ऑर्गन को भी हम डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अभी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और उसमें काफी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। अभी जो पॉलिसी बनाई गई है वन ऑर्गन एंड वन ऑर्गन एलोकेशन एंड वन नेशन पॉलिसी, इसके हिसाब से अब हम सब बाउंड्रीज को खत्म कर रहे हैं। स्टेट के बीच जो बाउंड्रीज थी वो खत्म हो गई हैं। आप किसी भी स्टेट में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, नंबर 1। इसके लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और नंबर 3, आपकी एज लिमिट को हटा दिया गया 65 से ऊपर। तो अगर कोई 65 से ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको भी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। इससे 2-3 फायदे हमें देखने को मिलेंगे। एक तो प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। पहले बहुत बड़े झंझट होता था कि आप किसी स्टेट में है दूसरे स्टेट में आप नहीं करा सकते, और प्लस एक गरीब आदमी के लिए 5 से 10 हज़ार देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था कई बार। और कई ऐसे लोग हैं जो 65 के ऊपर भी बड़े स्वस्थ हैं, बट बिकॉज एज लिमिट 65 थी पहले, तो उन लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब आप देखेंगे इस पॉलिसी की वजह से पूरे भारत में प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी और ऑर्गन डोनेशन का और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे भारत सरकार इतनी प्रयास कर रही है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी उनको ज्वाइन कर लेंगे और सभी वर्ग जो है हमारे
सोसाइटी के वो भी इनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एक मास मूवमेंट है जिसमें सभी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कल की 15,000 से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन एक साल में, ये सबसे ज़्यादा अब तक की संख्या है। लेकिन अभी भी सर हमको काफ़ी आवश्यकता है इसको और आगे बढ़ाने की। मैं ऑर्बो का डेटा पढ़ रहा था एक डेढ़ साल पहले का, जो एम्स का एक पार्ट है, वो बता रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये है कि भाई 1.5 से 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट हर साल चाहिए, और उसके सापेक्ष अगर हम देखें तो 8,000 ट्रांसप्लांट ही हो पा रहे हैं। इसके अलावा हमको 40 से 50,000 लीवर ट्रांसप्लांट हर साल चाहिए, 1700 से 1800 के आसपास ही हो पा रहे हैं। अब ये 15,000 के ऊपर का जो आंकड़ा आया है, स्वाभाविक रूप से इनमें नंबर्स बढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से हमें आवश्यकता है और ये आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहेगी, तो यहां तक पहुंचने के लिए, कंफर्टेबल नंबर, कंफर्टेबल जोन में पहुंचने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा सर? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसमें प्रयास कर रही है। देखो, सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ानी है, जिसके लिए आप मीडिया इतना अच्छा जब प्रोग्राम आज कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे और मीडिया को भी इसको और प्राइम टाइम में दिखाना पड़ेगा और लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। इसमें ना सिर्फ मीडिया बल्कि और जो हमारे विशिष्ट वर्ग, जो हमारे लीडर्स हैं, अलग अलग सोसाइटी के लीडर्स हैं, वो भी इसमें आगे आए और उसमें साथ दें भारत सरकार का। तो जागरूकता नंबर 1। नंबर 2, लोगों में जब ये एक भ्रम है कि ऑर्गन डोनेशन जो है एक प्रक्रिया के बारे में काफी तरह के भ्रांतियां हैं, वो हमें भ्रांतियां खत्म करनी पड़ेंगी। नंबर 3, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि गरीब इंसान वहां जाके ट्रांसप्लांट करा सके, क्योंकि एक प्राइवेट में जाने में आपको 6 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं, बस सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो सरकार अच्छे जितने जो टर्शरी केयर सेंटर हैं पूरे भारत में, वहां पर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज को स्टार्ट करने में हेल्प कर रही है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प कर रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है कि जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, उनकी ट्रेनिंग पे जोर दिया जा रहा है। ना सिर्फ लाइव ट्रांसप्लांट बल्कि जो ब्रेन डेड पेशेंट से हम डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें एक रोल होता है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का, जो कि जब किसी पेशेंट की ब्रेन डेथ हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों से जब हम कंसल्ट लेते हैं ऑर्गन डोनेशन का, वो पूरा काम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। तो इसकी भी ट्रेनिंग समय समय पर भारत सरकार करा रही है। तो ये बहुत तरह के प्रयास चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जो एक डिमांड और सप्लाई का जो गैप है अभी भी है, इस दिशा में पॉजिटिव कदम बढ़ाए गए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इस गैप को कवर कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। और जी बिजनेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने प्राइम टाइम में इस सर को बुला के इस डिबेट का आयोजन इसीलिए किया, इस चर्चा का आयोजन इसीलिए किया ताकि ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। जैसा कि सर ने बिल्कुल कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के सवाल बड़े कम आते हैं, तो हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक मुहिम की है ताकि हजारों लाखों जानें बचाई जा सके एक अंगदान की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही सर, मिथ को लेकर, मैं चाहूंगा कि आज हमारे शो पर दर्शकों के लिए आप उन मिथ को बर्स्ट भी करें। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ आती है वो रिलीजियस बिलीफ को लेकर आती है कि साहब हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी है वो बहुत ज़रूरी है, बॉडी अधूरी रह जाएगी। जो पाथ ऑफ इटर्निटी कहा जाता है कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरी के पूरे ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह की जो मिथ हैं सर, या धारणाएं हैं या मान्यताएं हैं, इनको कैसे आप समझाएंगे कि वो ऑर्गन डोनेशन उसके आड़े नहीं आएगा? बिल्कुल, देखिए, हमारे क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है और अलग अलग प्रकार के धर्म और जाति के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इसीलिए समय समय पर भारत सरकार संगोष्ठी करती है जिसमें हर समाज के जो धर्म के जो गुरु हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, और वो आके खुद जनता को बताते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में इसका अगेंस्ट नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है। हर धर्म ये कहता है कि आप जनता की समाज की सेवा करें और ह्यूमैनिटी की सेवा करें, तो इसलिए कोई भी धर्म इसके अगेंस्ट नहीं है। सिर्फ ये भ्रांतियां बना रखी हैं कुछ लोगों ने कि ये धर्म इसके अगेंस्ट है। इसलिए समय समय पर सम्मेलन होते हैं जिसमें हर धर्म के गुरु आते हैं और वो खुद आके बताते हैं कि हमने भी अपने ऑर्गन डोनेट किए और आप भी ऑर्गन डोनेट करिए। तो ये एक तरीका है जो भारत सरकार ने अपनाया है, और मेरे को लगता है कि और बाकी राज्य सरकारें भी इसको अपना सकती हैं और सभी गुरुओं को एक साथ लाकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म से संदेश दें जनता को, ताकि भ्रांतियां हम खत्म कर सकें।
सर एक और जो धारणा है जिसको देखकर डर है, जो ब्रेन डेड होता है उसके परिवार के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारा जो ब्रेन डेड जो हमारा परिवार का सदस्य है उसका ऑर्गन क्या सही जगह पर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्गन ट्रैफिक की खबरें हमने देखी हैं, यहाँ तक कि क्रिमिनल ऑर्गन जो कॉमर्स है उसको लेकर तरह तरह की खबरें आती हैं। तो ये सुनिश्चित कैसे हो कि जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है व्यक्ति या उसका परिवार उसकी इच्छा से, तो वो सही जगह पर जा रहा है सर? देखिए, इस बारे में तो किसी को बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने जो नोटो बनाया था, उसका पर्पस ये था कि एलोकेशन जो होता है ऑर्गन्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, वो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस से हो रहा है। और नोटो के अंडर में बहुत सारे रोटो हैं जो कि इस समय पूरे भारत को कवर करते हैं। तो एक पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है जो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं नोटो की। और उस पॉलिसी के अंतर्गत ही ऑर्गन्स को एलोकेट किया जाता है। इसमें क्राइटेरिया बनाए गए हैं, तो इसमें कोई भी स्कैम या कोई भी धांधली होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा की जा रही है। तो ये मन से इंसान हमारे लोगों को निकाल देना चाहिए कि अगर वो डोनेट करते हैं तो वो गलत हाथों में चला जाएगा, क्योंकि पॉलिसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट की गई है और भारत सरकार बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसको निगरानी में रखती है। सर एक हमने देखा है कि कई बार फैमिलीज जो हैं वो रेडी होती हैं, कई बार जो जो अ, अ, मतलब उसको मैं कैसे बोलूं, जो संभावित मृत व्यक्ति या शायद उसके लिए शब्द हो भी ना, लेकिन जो वो कई बार अपनी जीते जी ये इच्छा जाहिर कर देता है या देती हैं कि भाई मेरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, लेकिन ब्रेन डेथ को घोषित करने में कई बार डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है, और इसके अलावा डॉक्टर्स को जो फैमिली है उनको कन्विंस करने में भी कई बार परेशानी होती है। तो क्या कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस हो पाए ब्रेन डेथ का, और वो साथ ही साथ डिसीज के परिवार को भी समझा पाए, इसके लिए कुछ क्या अलग से कोई कार्यक्रम है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें भारत सरकार नोटो समय-समय पर ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अभी संडे को भी कार्यक्रम बनाया गया, आयोजित किया गया, पूरे भारत से लोगों को बुलाया गया और उसमें ये सिखाया गया कि जो हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, जो आईसीयू में डॉक्टर्स हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इन सबको एक कोर्स जॉइन कराया गया कि कैसे आप ब्रेन स्टेम डेथ को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी तरह के उसमें प्रेजेंटेशंस हुए, सिमुलेशंस हुए, उनको बताया गया कैसे आप पेशेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे आपने बोला कि कंसेंट लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि परिजनों पे क्या बीतती जब उनका जो बहुत नियर डियर है उसके साथ ये हादसा होता है। तो इसीलिए बड़े संवेदना से ये समय होता है जब हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो जाकर उनसे बात करते हैं, उनके पहले दुःख में सहभागी बनते हैं और फिर उनको प्यार से समझाते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं वो जाने से पहले उन्होंने अपने को ऑर्गन प्लेज किया हुआ है, तो आपको उनकी जो अंतिम इच्छा है उसको जो है पालन करना चाहिए। तो उसको बड़े प्यार से समझाते हैं और इसलिए कई लोग उसमें उसको कंसेंट दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जो कंसेंट नहीं मिल पाता है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि ये वॉलंटरी डोनेशन है, इसको आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, मुझे लगता है कि डोनेशन का रेट बढ़ता जाएगा आगे आगे, और इसमें संवेदना भी हमें दिखानी है और साथ साथ उनको उचित राह और उचित हमें उनको परामर्श भी देना है कि ऑर्गन डोनेशन जब ये होगा ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद कैसे कैसे प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे आपको बॉडी वापस मिलेगी पेशेंट का, ये भी हमें पूरा समझाना पड़ता है ताकि उनको ये समझ आ जाए कि हमें इससे कोई जो है मुश्किलें नहीं आएंगी। क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ऑर्गन डोनेशन किया तो हमारा प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा और हमें अंतिम क्रिया जो करनी होती है उसमें भी हम डिले हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में हर समय हमें हेल्प करना पड़ता है उनका, क्योंकि ऐसा मानना पड़ता है वो हमारी फैमिली है। इसी तरह से अगर हमको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे भी एक मर्तबा किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा था कि अगर फैमिली सही वक्त में डिसीजन ले ले तो हमारे अलग अलग धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कहीं नहीं है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेते हैं तो फिर जो पुनर्जन्म का जो भारतीय दर्शन में सिद्धांत है अलग अलग धर्मों में भी, वो आपके सामने साक्षात रूप ले लेगा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी और को जीवन दान दे रहा है और संभवतः उसका कहीं अंश उस व्यक्ति में है, तो एक तरह से आपके सामने पुनर्जन्म हो रहा है। ये इस तरह की बातें जो है बताई जाती हैं और इसको लेकर जागरूकता और भी बढ़नी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो रहता है कि कोई लीगैलिटी में तो नहीं फंस जाएंगे, हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया अब यहाँ साइन करो वहाँ जाओ
कागजी कार्रवाई करो, तो वो जो लीगल एक उसमें आदमी अपने आप को ट्रैप पाता है, परिवार वाले खास तौर से। कैसे समझाएंगे कि ये बुनियादी औपचारिकताएं हैं, इसमें आपको कोई लीगल बहुत ज्यादा फंसने की या उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है? इसमें जो भी कागज, जो डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, उसके लिए टीम की होती है, जिसको अगर वो एमएलसी मेडिको लीगल केस भी है तो भी पहले पुलिस से प्रॉपर एनओसी ली जाती है और उसमें पूरा अस्पताल सहयोग करता है। तो इसलिए परिजनों को कभी अब इस बारे में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पूरा अस्पताल उनको सहयोग कर रहा है और उनको उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो एज पर लॉ हो रहा है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है और सारे डॉक्यूमेंट जो है समय पर उनसे साइन करा लिए जाते हैं। तो इसलिए उनको इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि वो आगे जाके किसी लीगल प्रोसेस में ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा काम भारत सरकार के और भारत जो अस्पताल है उनकी निगरानी में होता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना मन बनाएं कि हाँ, आप एक महादान से कहते हैं, अंगदान महादान करना चाहते हैं और जाते जाते 8 लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक आदमी जब अगर मृत हो जाता है तो 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है। तो आप सोचिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे कि आप कितना बड़ा काम करके गए। तो आई थिंक जैसे मैंने अपने ऑर्गन सारे प्लेज कर रखे हैं, ऐसे ही मैं लोगों से हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी आगे आएं और अपने ऑर्गन्स को प्लेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की और हमें खुशी है, जैसा कि सचिव साहब ने कहा, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन ऑर्गन डोनेशन रेट जो है हमारा थोड़ा आगे बढ़ा होगा। मैं ये डेटा 2020 के आसपास का पढ़ रहा हूँ। आई एम श्योर ये डेटा थोड़ा आगे बढ़ा होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि ये डेटा और आगे बढ़े, इस देश का एक एक वासी अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए सामने आए, क्योंकि आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि एक व्यक्ति 8 लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। आप समझ सकते हैं कि उन 8 परिवारों में कितनी खुशी आएगी आपके एक फैसले के बाद। तो ज़रूर सोचिएगा इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अनूप सर, थैंक यू सो मच। और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने के ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अचानक यूक्रेन पहुंच गए और बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और इसके साथ ही यूक्रेन को युद्ध में हर मुमकिन मदद देने का वादा भी किया। जो बाइडेन ने यहां यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ की सैन्य सहायता देगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका जल्द ही आर्टिलरी, गोला बारूद, एंटी आर्मर सिस्टम और एयर सर्विलांस रडार सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों की एक अतिरिक्त डिलीवरी की घोषणा भी करेगा। इस दौरान बाइडेन ने यह भी कहा कि यह उनका पहला कीव दौरा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने एक साझा बयान में कहा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते इतिहास के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन के साथ बातचीत सफल रही और इस यात्रा के नतीजे युद्ध के मैदान में भी दिखेंगे। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन का आभार जताते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को काफी अहम पैकेज मिलने वाला है, जिसे रूसी आक्रामकता का कड़ा जवाब उनको दिया जाएगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में युद्ध को आज 361 दिन हो गए। इन 361 दिनों में जंग के मैदान से बहुत खतरनाक तस्वीरें आई, लेकिन जो बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने की तस्वीर को रूस को बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा है। बाइडेन ने अचानक ही यहां पहुंचकर न सिर्फ रूस को तगड़ा झटका दिया, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को भी चौंका दिया। अब देखना यह होगा कि बाइडेन के दौरे के बाद पुतिन का अगला कदम क्या होगा, रशिया की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और इस बेहद दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक और जाने माने विदेश मामलों के जानकार एम्बेसडर मंजीव पुरी सर जुड़ चुके हैं। पुरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपको जब खबर लगी कि बाइडेन साहब पहुंच गए हैं, स्वाभाविक रूप से आप भी चौंके होंगे, लेकिन थोड़ा सा सेटल डाउन होने के बाद आपके मन में पहला क्या आया, क्या मकसद हो सकता है बाइडेन साहब के यूक्रेन पहुंचने का? सर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो बिल्कुल इससे आश्चर्यजनक नहीं हूँ। ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए अभी मैक्रोन गए वहां पर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गए वहां पर, और ये लड़ाई क्या है ये जरा हमें समझ जाना। ये सिद्धांतों वगैरह ये सब तो बात सही है, असल में पावर गेम है और रूस वर्सेस द वेस्ट है, और वेस्ट सिंबलाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन के लिए ये जो नीति रही है, यूक्रेन को बहुत जबरदस्त सपोर्ट देना, उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत हेल्प किया, और अब जैसे वो 2024 में अपनी री इलेक्शन के लिए जा रहे हैं,
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिसमें सारा यूनाइटेड स्टेट्स का रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सब जुड़ते हैं। इसलिए मैं मानता हूं अगर वो ना आते तो शायद वो आश्चर्यजनक होता। उन्होंने रूस को जो सिग्नल दिया, रूस को भी पता है, लेकिन रूस को भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करना पड़ेगा। और तीव्रता से अटैक करेंगे ये हमें पता है, किस तरीके से क्या किया जाए। लेकिन आप नोट करिए एक और चीज, अभी हाल ही में म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हर साल होती है यूरोप में। उसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यूरोपियन नेताओं ने और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने, सब ने ये कहा हम एकजुट होकर यूक्रेन के साथ और हम यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे, हर किस्मों से करेंगे। इसलिए ये तो सिग्नल ऑलरेडी आ रहा था, बाइडेन के आने से ये सिग्नल जिसको कहते हैं उसकी पूर्णता और भी ज्यादा हो गई। और रूस अपने आप समझ जाए जो भी समझ जाए, लेकिन अब तक तो रूस भी समझ गया होगा कि वेस्ट जो है बिल्कुल तगड़ा है यूक्रेन के डिफेंस। एब्सोल्युटली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट 18 तारीख को ही बाइडेन साहब की सेकंड इन कमांड कही जाती है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उन्होंने साफ कहा कि हम पूरा डिटरमिन्ड हैं कि रशिया ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं यूक्रेन में, और इसके लिए हम उनको जिम्मेदार ज़रूर ठहराएंगे, उनको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ज़रूर ठहराएंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है सर, ये क्या यूक्रेन की हेल्प कर रहा है सर? ये इस तरह का एक अभूतपूर्व सहयोग, वहां जाकर पूरी तरह से मैदान में उतरकर ये बताना कि अमेरिका साथ खड़ा है, या ये सिचुएशन को और बिगाड़ेगा सर? 1 साल होने को आ रहे हैं। दीपक जी, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया जिसको लोग कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, 1 साल पहले यूक्रेन में करीब 45 मिलियन लोग थे, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह जो थी करीबन मिडिल लेवल के यूरोपियन कंट्रीज की तरह थी। आज 15 मिलियन शरणार्थी हो गए हैं। आप जो भी कहिए, यूक्रेन तो तहस नहस हो गया। किसकी गलती हो वो सब अलग बात। कई लोग कहते हैं कि हमारे सिद्धांत, लेकिन हर आखिर ले यूक्रेनियन के लिए तक हम लड़ेंगे वहां। अब सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, कूटनीति भी इंपॉर्टेंट है, पावर गेम भी इंपॉर्टेंट है। इससे और मामला बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना रवैया लिया कि हम एकजुट होके यूक्रेन की मदद करेंगे, हथियार भी देंगे, सब कुछ देंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि जो सबसे बड़ा सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स, वो अपने सबसे बड़े जो उनका लीडर है प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, वो वहां पर जाए, चाहे कुछ ही घंटों के लिए, और वो अपनी दिखाएं ताकि रशिया को क्लियर सिग्नल मिले कि देखिए हम तो नहीं हिलने वाले और हमारी एबिलिटीज भी बहुत जबरदस्त हैं और आपको ये सारी फेस करनी पड़ेगी। आपने देखा कि 1 साल में रशिया ने ठीक है थोड़ी बहुत गेन्स की, लेकिन ऐसी भी तो कोई जबरदस्त मिलिट्री गेन्स नहीं की, और रशिया की अपनी भी काफी बहुत जबरदस्त डैमेजेस हुई हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई हैं, तो यहाँ तक कि उनको मर्सनरी सोल्जर्स यूज करने पड़ गए। ये तो रियलिटीज लाइफ की हैं, उनके लिए भी जरा मुश्किल है ये रियलिटी फॉलो करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, ये सवाल इसलिए ज़्यादा आ जाता है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट पुतिन पीस के लिए प्लान कर रहे हो ऐसा नज़र नहीं आता। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि वो मोर वॉर, ज़्यादा ऑफेंसिव, ज़्यादा ट्रूप्स के साथ, रशियन इकोनॉमी को एकदम से पूरी तरह से झोंक के वो चाहते हैं कि निर्णायक युद्ध हो। और ऐसे में अगर अमेरिका ये एग्रेशन दिखाता है तो शायद अमेरिका ये चाह रहा है कि एक बारी में आर पार का युद्ध हो जाए। या एक चीज और है सर, एक चीज और कहा जा रहा है बाइडेन साहब के लिए, जो बलून, जो पूरा चाइनीज बलून वाला जो पूरा हुआ, उसके बाद बाइडेन साहब की काफी किरकिरी हो रही है और चाइना को भी जो है वो खिल्ली उड़ाने का एक मौका मिल गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपनी साख थोड़ा सा बचाने के लिए, थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए बाइडेन साहब उतर गए हो मैदान में? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी सर? दीपक, पॉसिबिलिटी तो सब किस्मों की होती है। आपने एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बताई। देखिए, जब ये बलून वहां पर जा रहा था तो कईयों ने कहा कि फरीद ज़कारिया ने कहा, इतने बड़े कमेंटेटर ने, कि क्या जरूरत है इसको छोड़ने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पब्लिक ने जब एक बार इस चीज को देख लिया, याद है 3 बार ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बलून्स गए थे लेकिन लोगों को नजर नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। एक बार पब्लिक ने देख लिया तो कोई चॉइस नहीं था, उसको शूट डाउन करने की जरूरत थी, क्योंकि अपनी ताकत अपने लोगों को दिखानी। अब आपने कहा कि ये जो चीज हो रही है बलून वाली, जो किस्सा चाइना के साथ,
ये जरूर इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स उसमें भी थोड़ा बहुत असर है। तो जो चीज जिसमें आपको सक्सेस है उसको आप आगे दिखाइए, ये आपने बिल्कुल 100% सही चीज कही। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि डेमोक्रेट पार्टी में कई लोग हैं जो इस सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं इस पैराडाइम को भी बिलीव करते हैं कि अमेरिका की हेजेमनी होनी चाहिए दुनिया, और रूस एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा से ही उसको इन सम सेंसेस किसी ना किसी तरीके से चैलेंज करता है। और अब वो कहते हैं कि देखो अगर ऐसी बात है तो लेट अस रीच अ पॉइंट कि दोबारा कम से कम हम लोगों की जिंदगी में दोबारा रूस हमको चैलेंज ना कर। रूस का डिफीट वगैरह वो अलग बात है, जैसे आपने क्या निर्णय है, लेकिन वहां तक निर्णय कि हमारी जिंदगी में दोबारा हमारी हेजेमनी पे मेजर चैलेंज रूस ना दे पाए। ये जरूर एक बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जिनकी ये मान्यता है, और वो इस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पावरफुल पोजीशंस में भी। सो ये सच बात है, और प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये एक मुद्दा है जो सारे पार्टीज को जोड़ता है। और जब नवंबर 2022 में इलेक्शन हुई, उनकी पार्टी ने काफी अच्छा किया, तो ये नेचुरल होता कि आप इसको लेवरेज करिए और अपनी पोजीशन को भी दिखाइए और स्टैंड बाय देयर एंड से कि यू आर स्ट्रांग इन द डिफेंस ऑफ फ्रीडम्स, और हम फ्रीडम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। एब्सोल्युटली सर। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन की नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, हलचल शुरू हो चुकी है, स्वाभाविक रूप से बाइडेन भी चाहेंगे कि वहाँ पर एक वो स्ट्रांग मैसेजिंग दे पाए अपनी स्ट्रांग लीडरशिप का, और इसीलिए उन्होंने एक औचक निरीक्षण किया उस रणनीति और बाकी रणनीतियों के तहत भी। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, प्रेजेंट सिचुएशन में आप पुतिन साहब को, जेलेंस्की तो हम देख रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, और वो एक तरह से हीरो बन के उभरे हैं अपने देश में भी और उन लोगों के लिए भी जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, कि एक छोटा सा देश कंपैरेटिवली लेस पावरफुल देन रशिया, और कैसे इच्छा शक्ति के वो टिका रहा। लेकिन आप पुतिन साहब की स्थिति को कैसे आंकते हैं सर इस समय? पुतिन साहब के पास ऑप्शन क्या बचता है? सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ युद्ध में झोंक के आर या पार, या कोई और ऑप्शन? देखिए दीपक, ऐसा है, ये जो निर्णय था ये तो पुतिन साहब ने 1 साल पहले ले लिया। अब लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था वो तो अलग बात। मैं तो ये मानता हूं कि इस समय अगर कोई ना कोई ऐसा तौर तरीका निकाला जाए जिससे प्रेसिडेंट पुतिन की भी, जिसको कहते हैं ना हम लोग के मूंछ बची रहे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ईगो है, सुपर पावर्स इन्वॉल्व है, ये सब चीजें इन्वॉल्व है। जेलेंस्की साहब जो है ठीक है, वो काफी ब्रेवरी उन्होंने दिखाई अपने लोगों के लिए, एक बड़े जिसको कहते हैं लीडर रहे। लेकिन असलियत तो ये है कि वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका, यूरोपियन पावर जो है उनके बलबूते पे चल रहे हैं, ये भी तो रियलिटी है। तो पीस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि ये युद्ध 1 साल जो चल चुका है, 12 महीने बहुत ज्यादा चल चुका। दुनिया का ये समय नहीं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये युद्ध का समय नहीं। हमें डिप्लोमेसी, बातचीत करके कुछ ना कुछ सुलझाना पड़ेगा, लेकिन सुलझाने के लिए कोई रास्ते हैं अभी तो नजर नहीं आते। इसलिए नहीं नजर आते कि जो पुतिन साहब हैं उन्होंने अपने यहाँ डोमेस्टिकली ये कह दिया कि जो जो रूसी है वो सब हमें मिलेगा। उन्होंने कुछ प्रांत यूक्रेन के तो एनेक्स ही कर लिए और कहेंगे वो सब रूस के हो गए। अब दूसरी तरफ जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो कहते हैं कि हम देख के रहेंगे कि आप किस तरह यहाँ पर जीत अपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। मिडिल पाथ तो निकालना ही पड़ेगा, और निकालने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों की, प्रॉपर्टीज की, सब चीजों की तहस नहस हो चुकी है। और ऊपर से डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द साउथ, जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं, उनके लिए देखिए चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं, इतनी ज्यादा सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आई है। आई होप कि दुनिया के जो सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल वगैरह, थोड़ी सी इसमें चेष्टा करें। मुश्किल का मैं मानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी सुपर पावर्स इन्वॉल्व है, और लोग तो कहेंगे जब अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज रेडी होंगे बात करने के लिए तभी बात हो सकती है। इसमें भी तथ्य है। एब्सोल्युटली सर। और आपने बिल्कुल जिस मीटिंग का जिक्र किया था म्यूनिक वाली, उसमें भी भारत का जो स्टैंड जिसका आपने जिक्र किया, उसको स्वीकार किया खुद होस्ट जर्मनी ने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई ऑयल लेने के मामले में
रशिया जो जो यूरोप है उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं और हमारी, तो ऐसा नहीं है। और स्वाभाविक रूप से भारत के स्टैंड को हर किसी ने स्वीकार किया है। और जैसा सर कह रहे हैं, ये युद्ध का दौर नहीं है, ये पूरी दुनिया समझ तो रही है, उसको एको भी कर रही है, लेकिन बाइडेन साहब का वहां जाना और नए एक पुश देना इस युद्ध को, ये कहां ले जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अंत तो गत्वा, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, उनको ये समझना होगा कि ये युद्ध का दौर नहीं है और कैसे अब डीएस्केलेशन होगा, पीस होगा, नेगोशिएशंस होंगे, क्या होंगे, लेकिन ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं होगा, इतना तो कम से कम कहा जा सकता। किसी ने एक को तो झुकना होगा, कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट पे आना ही होगा। वो स्थिति क्या होगी, कब बनेगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मंजीव पुरी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। ट्विटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कमाई का एक और रास्ता दिखा दिया और अब इस रास्ते पर चल पड़े हैं बाकी लोग भी। जी हां, पैसे लेकर ब्लू टिक देने का बिजनेस। ट्विटर के बाद अब मेटा भी पेड वेरीफाइड सर्विस लॉन्च कर रहा है और अगर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर है तो पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पर ब्लू टिक लिया जा सकता है और इसके लिए हर महीने करीब $12 से $15 तक चुकाने होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पहले तो सबको अपनी लत की गिरफ्त में लिया, फ्री में सर्विस दी, लेकिन धीरे धीरे ये फ्री वाली सर्विसेज अब पेड होने लगी हैं। मसलन ट्विटर की बागडोर जैसे ही एलन मस्क के हाथों में आई, तस्वीर बदल गई। ट्विटर ने ब्लू टिक को पेड कर दिया। मस्क का ये रेवेन्यू जनरेट मॉडल मार्क जकरबर्ग को भी आकर्षक लगा। ऐसे में ट्विटर की तर्ज पर मेटा ने भी सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे। शुरुआत में मेटा की ये पेड सर्विस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च हो रही है। जुकरबर्ग ने साफ किया कि बाद में दूसरे देशों में भी सिलसिलेवार इस सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर ब्लू टिक पाना है तो वेब के लिए इसकी कीमत $11.99 रखी गई है। वहीं iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसकी कीमत $14.99 तय की गई है। इंडियन करेंसी में ये रकम 1000 से ₹1250 के करीब बैठेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेना ट्विटर से महंगा है। करीब 18 साल बाद फेसबुक ने अपने यूजर से ब्लू टिक के लिए पैसे वसूलने का मन बनाया है। मेटा के पेड वेरिफिकेशन सर्विस के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसे भी जानना जरूरी है। दरअसल मई 2012 में फेसबुक के आईपीओ के आने के बाद पहली बार 2022 में मेटा के एड रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में मेटा ने अपने खर्चे को कम करने के लिए करीब 11,000 कर्मचारियों की छटनी की थी और अब ब्लू टिक देने के बहाने अपने यूजर्स से पैसे वसूलने की योजना मेटा को रेवेन्यू बढ़ाने का कारगर उपाय लग रहा है। समझते हैं कि पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेटा यूजर्स को क्या क्या सहूलियतें देने वाली है। दरअसल वेरीफाइड अकाउंट्स होने से किसी के नाम से फर्जी अकाउंट के खिलाफ सिक्योरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही कोई फर्जी आईडी के जरिए किसी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। वहीं पेड वेरिफिकेशन सर्विस लेने वाले यूजर्स की कस्टमर सपोर्ट तक सीधी पहुंच होगी। इसके अलावा अकाउंट सपोर्ट के साथ अधिक से अधिक लोगों तक रीच होने जैसे स्पेशल फीचर्स भी मिलेंगे। यह आपकी मर्जी पर है कि आप मेटा की पेड वेरिफिकेशन सर्विस लेते हैं या नहीं, लेकिन इसे लेने के लिए 18 साल की उम्र या इससे अधिक होना जरूरी है। वहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वेरिफिकेशन बैच के लिए यूजर्स को सरकारी डॉक्यूमेंट आईडी देनी होगी। मेटा ने साफ किया है कि पेड सर्विस को खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किया गया है। फिलहाल तो ट्विटर वेब सर्विस के लिए भारत में करीब ₹650 ले रहा है। इसमें अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेड सर्विस को जोड़ दें तो हर महीने ₹1800 के आसपास बैठेगा। तो क्या ये रकम इंडियन यूजर्स की जेब अलाउ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीबीसी टैक्स मामले में इनकम टैक्स की बड़ी चोरी के सबूत मिले हैं इनकम टैक्स को। सूत्रों की माने तो टैक्स विभाग को करीब 55 से 60 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। मैं बताना चाहूंगा कि बीबीसी के मामले में इनकम टैक्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ा मामला बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स ने तैयार किया है। एक बड़ा टैक्स इवेजन यहाँ पे बीबीसी के मामले में देखने को मिल रहा है। दो बड़े चीज़ें यहाँ पे जो सर्वे में निकल कर आई हैं वो ये है कि पहला, बीबीसी ने 2 साल तक लगातार देश के अंदर एक इनकम टैक्स की फाइलिंग ही नहीं करी है। तो आप मानिए कि जो कमाई उन्होंने यहाँ पर की उसके लिए 2 साल लगातार देश में कोई टैक्स ही नहीं पे किया। ये एक सर्वे में निकल कर आया और ये तब किया है जब उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट
पर्पस होता है एक MAP जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भाषा में। ये तब होता है जब कोई यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि किसी कंपनी को गलत पाता है तो एक आपस में दोनों बैठ के एक तरीके का ये कहें कि एडवांस रूलिंग की तरह जैसे होता है कि आप एक ऑर्डर पास करते हैं कि ठीक है आगे से आप इस तर्ज पे अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। उसके बावजूद उसके अगले 2 साल तक BBC ने इंडिया के अंदर कोई टैक्स फाइलिंग नहीं करी। तो ये जो अमाउंट है ये करीबन 50 से 60 करोड़ के आसपास आंका जा रहा है। इतने की टैक्स इवेजन BBC की तरफ से इंडिया में किया गया। दूसरा जो बड़ा मामला है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर। मैं आप बताना चाहूँगा कि जो BBC इंडिया है वो BBC UK की होल्डिंग कंपनी है। BBC इंडिया के यहाँ पे रीजनल नेशनल दोनों चैनल हैं और सभी का प्रोडक्शन का काम यहाँ पर होता है। जो रेंट यहाँ पे दिया जाता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए जाते हैं और एक प्रोडक्शन का काम यहाँ से BBC UK को भेज दिया जाता है और BBC UK वहाँ पे कमर्शियल डिसीजन लेता है कि इसको क्या रेट पे इसमें ऐड आने चाहिए, किस रेट पे ये डॉक्यूमेंट्री का सेल होना चाहिए, ये सभी डिसीजन BBC UK करता है। लेकिन इसके तर्ज पे BBC UK इंडिया को केवल 9% करीबन 9% एक रेवेन्यू शेयरिंग करता है, जो कि बाकी कंपनियों का यदि कंपैरेबल किया जाए तो काफ़ी कम है। तो एक बड़ा केस यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का BBC के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बन रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडिया हाउसेस। तो ये एक केस है। हो सकता है कि इसमें एक लीगल बैटल आगे बढ़े, क्योंकि BBC इंडिया का अपना एक जवाब इसमें हो सकता है। लेकिन जो 2 साल की टैक्स फाइलिंग नहीं करी है BBC इंडिया ने इस देश के अंदर, उसमें सीधा केस BBC इंडिया के ऊपर बनता है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन टैक्स फाइलिंग के तर्ज पे एक प्रोसिक्यूशन भी BBC के खिलाफ फाइल कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कानूनी तौर पे यदि प्रोसिक्यूशन फाइल होता है तो बाकी एजेंसीज, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जैसी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि लेकिन ये संभव तभी है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें प्रोसिक्यूशन फाइल करे। तो लिहाजा 3 दिन का जो सर्वे चला उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टर्की में ऑपरेशन दोस्त खत्म हो गया है। विनाशकारी भूकंप के लगभग 12 दिन बाद NDRF की आखिरी टीम भी टर्की से वापस लौट आई है। NDRF और डॉग स्क्वाड की 3 टीमें भूकंप प्रभावित टर्की को सहायता के लिए पहुंची थी। मेडिकल टीम भी वापस आ गई है। विनाशकारी भूकंप के लगभग 12 दिनों बाद NDRF की आखिरी टीम भी तुर्की से वापस घर लौट आई है। ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF कर्मियों और डॉग स्क्वाड की 3 टीमें भूकंप प्रभावित तुर्की की सहायता के लिए पहुंची थी। इस दौरान सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और हर कोई भारत से मिली मदद की तारीफ कर रहा था। वहीं भारत लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे। इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी टीम और लोकल्स वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी। भारत के ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की 151 जवानों की 3 टीमों और डॉग स्क्वाड ने तुर्की में विस्तार से खोज और राहत बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। NDRF की टीमों ने नुरदागी और आतंकिया में 35 जगहों पर पीड़ितों की मदद की और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया था। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान से तबाही मची हुई है। एवलांच के बाद कई घर मलबे में तब्दील हो गए। प्रभावित इलाकों में सेना मदद कर रही है। बर्फीले तूफान से तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की हैं, जहां एवलांच ने लोगों से उनके आशियाने छीन लिए। एवलांच की ये घटना सोनमर्ग के रेजान इलाके में हुई, जिसमें करीब रिहायशी इलाकों के कई घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बर्फीले तूफान के बाद लोगों के घरों का मलबा फैला है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यहां भारी बारिश के बाद आए एवलांच से 9 घरों को नुकसान हुआ है। एवलांच के बाद श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। एवलांच के बाद भारतीय सेना और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और एवलांच में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया और प्रभावित लोगों को खाने का सामान और जरूरी चीजें मुहैया कराई। इलाके में रास्तों पर पड़ी बर्फ को हटा लिया गया है और प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और लोगों को एवलांच संभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी है।
फरवरी में ही पहाड़ी इलाकों में पारा चढ़ने लगा है। शिमला में गर्मी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दिल्ली में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम करवट ले रहा है। सर्दी जाते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। फरवरी में पहाड़ भी तपने लगे हैं। हिमाचल में पारा चढ़ने लगा है। शिमला में इस बार फरवरी में अब तक का सर्वाधिक उच्चतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है। हमने आज पहली बार देखा कि बर्फ नहीं पड़ी और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। आने वाले समय में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गर्मी तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से भी तापमान अधिक रहा। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर आप ओवरऑल बात करें तो अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी आज रात से ही जम्मू कश्मीर को अफेक्ट करेगा और कल से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को अफेक्ट करेगा। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट का दौर दिखाई दिया। आज बाजार ने शुक्रवार की गिरावट को ही आगे बढ़ाया। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत खराब नहीं थे। एशिया में तेजी की ओर रुझान था। बाजार तेजी के साथ खुले भी, लेकिन 1 घंटे बाद फिसलने लगे। बाजार में FIIs की बिकवाली का दबाव बढ़ा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 311 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 100 अंक फिसलकर 17,850 के नीचे आ गया। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस, एनर्जी, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन शेयरों में देखने को मिली। और नुपुर बता रही हैं पूरे दिन का एक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन जहां पे बिकवाली ने अपना दबाव बनाए रखा। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सुस्ती, यूएस से मिले जुले संकेत आए थे, लेकिन दिन के दौरान हमने देखा कि बिकवाली का दबाव बना रहा। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो आधे % के कट के साथ बंद होते हमें नजर आए दिन के अंत में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा थी, वहाँ पे बिकवाली ज़्यादा थी। करीबन 1% के कट के साथ ये इंडेक्स भी आज बंद होता दिखा। आज खरीदारी आई तो IT और ऑटो के कुछ काउंटर्स थे जहां पे हमने देखा कि खरीदारी थी, डिफेंस की तरफ खरीदारी आती दिखी। ऑयल एंड गैस एंड रियल्टी में आज दबाव बना रहा और यहां पर बिकवाली का सिलसिला आज पूरे दिन नजर आया। निफ्टी गेनर्स की लिस्ट पुल अप करें तो डीवीज लैब एक सरप्राइजिंग मूव था। 2.5 से 3% का उछाल स्टॉक में नजर आया। अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा और हिंडाल्को भी कुछ काउंटर्स थे जहां पे 1 से 1.5% की बढ़त आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी। लूजर्स की लिस्ट पुल अप करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप लूजर की लिस्ट में आज सिप्ला, जहां पे US FDA की तरफ से 8 आपत्तियां जारी की गई थी फॉर्म 48 के जरिए। तो ये स्टॉक आज दबाव में था। 6 से 7% का कट स्टॉक में नजर आया। अदानी एंटरप्राइजेस, ब्रिटानिया और BPCL जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज बिकवाली ने अपना दबाव बनाए रखा। स्टॉक्स इन फोकस की बात करें, संवर्धन मदरसन सुमित जहां पे एक्विजिशन की खबरें आती दिखी थी, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम था। 3 से 4% की बढ़त स्टॉक में आज नजर आई। कल्याण ज्वेलर्स में इंटरेस्टिंग मूव था। गोल्ड के प्राइसेस हम देख रहे कि वहाँ पे थोड़ा सा कट है, 6 हफ्ते के निचले स्तर पे आ चुके हैं। तो ये भी 7 से 8% का प्राइस का उछाल आज स्टॉक में दिखा था। जोमेटो और नायका की बात करते हैं, यहाँ पे रिबाउंड बाइंग दिखी 3 से 4%। इन स्टॉक्स में भी आज बढ़त थी। लूजर्स शिल्पा मेडिकेयर, TCNS क्लोथिंग और डेटा पैटर्न्स कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे 5 से 7% का कट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पे एक दायरे का ट्रेड बना हुआ था, पॉजिटिव टेरिटरी में थे, लेकिन हालांकि वहाँ भी थोड़ी बिकवाली नजर आई। तो गेनर्स की लिस्ट पुल अप करेंगे तो सुमिटो मोटो केमिकल जहाँ पे 12% का उछाल था। लूमेक्स ऑटो, स्टार हेल्थ और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज खरीदारी नजर आई। और लूजर्स की लिस्ट में देखें तो अदानी हेडलाइंस से दूर जाना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे फिर से अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रिड में आज हमने बिकवाली देखी और इनमें से 3 स्टॉक लोअर सर्किट पे। तो ऑल इन ऑल पहले हफ्ते हमने देखा कि बिकवाली का दबाव आज बना रहा। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।